आज फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखिए, तनु और सांद्र अम्ल किसको बोलते हैं। ठीक है, तनु और अम्ल किसको बोलते हैं। तनु का मतलब होता है कम, ठीक है, और सांद्र का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, किसी विलयन में उपस्थित अम्ल की मात्रा के अनुसार अम्ल, सांद्र और तनु हो सकते हैं। यानी कि ज्यादा अम्ल है तो उसको सांद्र बोलेंगे और कम अम्ल है तो तनु बोलेंगे। कैसे? जब विलयन में अम्ल की अधिक मात्रा उपस्थित रहती है तो उसे सांद्र अम्ल कहा जाता है, और जब विलयन में अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहती है तो उसे तनु अम्ल कहा जाता है। अतः सांद्र अम्ल में जल की मात्रा कम से कम रहती है। अगर कोई भी अम्ल सांद्र है तो उसमें जल की मात्रा कम रहेगा और अम्ल की मात्रा ज्यादा रहेगा, जबकि तनु अम्ल में जल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक रहती है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया है, 1 लीटर जल में 400 ग्राम गंध का अम्ल घोलने पर सांद्र अम्ल, किंतु जल की समान मात्रा में 1 ही लीटर में 100 ग्राम गंध का अम्ल मिलाने पर तनु अम्ल बनता है। इसमें अम्ल कम है, 100 ग्राम है, और 1 ही लीटर में 400 ग्राम है, तो यहाँ पे ज्यादा अम्ल है तो इसलिए सांद्र हो जाएगा, और यहाँ पे कम है 100 ग्राम है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तनु हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आएगा। सांद्र का मतलब उसमें अम्ल ज्यादा रहेगा और तनु का मतलब अम्ल उसमें कम रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मान लीजिए 1 लीटर है, 1 लीटर जल है, इसमें 100 ग्राम अम्ल है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे तनु अम्ल, और 1 ही लीटर है और इसमें 400 ग्राम अम्ल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, सांद्र अम्ल है। ठीक है, इसमें अम्ल ज्यादा है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल का मतलब क्या हुआ, ऑक्सी अम्ल में क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन रहेगा। ऑक्सी अम्ल में क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। देखिए जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यहाँ पे हाइड्रोजन के अलावा क्या है, O है, ऑक्सीजन, इसको ऑक्सी अम्ल बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल HNO3, फास्फोरिक अम्ल H3PO4, और पर क्लोरिक अम्ल HClO4, ये सब जो है ऑक्सी अम्ल है, क्योंकि इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हाइड्रा अम्ल। हाइड्रा अम्ल का मतलब उसमें हाइड्रोजन होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन। जैसे HCl है, HBr है, HI है, HF है, इस सब का नाम है हाइड्रोब्रोमिक अम्ल है, हाइड्रो आयोडिक अम्ल है, और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रा अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रा अम्ल बोलते हैं। ऑक्सी अम्ल, उसमें ऑक्सीजन रहेगा हाइड्रोजन के अलावा, और यहाँ पे हाइड्रा अम्ल में हाइड्रोजन केवल रहेगा। ठीक है, देख रहे हैं। आगे समझते हैं, आगे क्या है। यहाँ पर देखिए, अम्लों की भस्मिकता। ठीक है, अम्लों की भस्मिकता, इसमें कितना हाइड्रोजन है, जितना हाइड्रोजन रहेगा उतना ज्यादा अम्लों की भस्मिकता होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, किसी अम्ल के एक अणु में उपस्थित विस्थापन योग्य हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ये, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को उस अम्ल की भस्मिकता कहते हैं। यहाँ पे विस्थापन योग्य एकल भस्मिकता में एक ही हाइड्रोजन विस्थापन योग्य रहेगा। HCl में H+ और Cl- में टूटेगा तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो एक रहेगा तो उसको एकल बोलते हैं, और दो रहेगा तो द्वि, द्वि बोलते हैं संस्कृत में, द्वि भस्मिकता। H2SO4 यहाँ पे विस्थापन योग्य हाइड्रोजन का गो है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको द्विभास्मिकता बोलेंगे। और या त्रिभास्मिकता का मतलब 3 विस्थापन योग्य हाइड्रोजन रहेगा, H3PO4। ठीक है, तो जहां एक रहेगा उसको एकल बोलेंगे, 2 रहेगा द्वि, और 3 रहेगा तीन। जितना रहेगा उतना उसका भास्मिकता होगा। जैसे यहाँ पे और भी एग्जाम्पल लिख दिया गया है, यहाँ देखिए टेबल में। जी हाँ, अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका भास्मिकता कितना होगा, कै गो हाइड्रोजन विस्थापन योग्य 1, तो यहाँ पे भास्मिकता 1 हो जाएगा। नाइट्रिक अम्ल एगो हाइड्रोजन विस्थापन योग्य, 1 भास्मिकता हो जाएगा। गंध का अम्ल H2SO4 को बोलते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, इसका भास्मिकता 2 हो जाएगा। सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फॉस्फोरिक अम्ल, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फॉस्फोरस अम्ल H3, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका 3 होगा। ठीक है, भास्मिकता 3 होगा। यहाँ पे देखिए एसिटिक अम्ल, यहाँ पे क्या CH3COOH, यहाँ पे विस्थापन योग्य एक ही हाइड्रोजन, ये वाला विस्थापन योग्य हाइड्रोजन होता है, इसलिए यहाँ पे भास्मिकता कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ देखिए, अम्लों के निर्माण। अम्लों के निर्माण कैसे होंगे, अम्लों के निर्माण कैसे होंगे। यहाँ पे संश्लेषणात्मक विधि है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में अम्ल तत्वों के सीधे संयोग से बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण है, हाइड्रोजन और क्लोरीन बिजली के स्पार्क के प्रभाव से संयुक्त होकर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निर्मित करता है। बिजली के स्पार्क में हाइड्रोजन और क्लोरीन का अभिक्रिया होगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा, और हाइड्रोक्लोराइड
अम्ल इस गैस का जलीय घोल है, इसमें जल मिला देंगे उसमें गैस में तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल बन जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अम्ल नहीं होता, गैस वाला जो होता है वो वाला अम्ल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे है H2 गैस, Cl2 गैस, ठीक है, दोनों का अभिक्रिया हुआ, बन गया क्या, 2HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड ये गैस है। अब इसका जलीय घोल HCl गैस H2O मिल गया तो यहाँ पे बन गया HCl एक्वस बन गया, हाइड्रोक्लोरिक ये अम्ल बन गया। ठीक है, ये क्या है, ये गैस है, ये अम्ल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे लिक्विड यानी कि वाटर मिला दिए तो ये क्या बन गया, HCl, ये अम्ल बन गया। ठीक है, अम्ल का निर्माण हो गया। उसी प्रकार सल्फर और ऑक्सीजन की जटिल अभिक्रिया से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, जो जल में घोलने पर सल्फ्यूरिक अम्ल या गंध का अम्ल लेता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है H2SO4 को ही गंध का अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए S+O2 SO2 गैस बन गया और इसमें 2SO2 प्लस में ऑक्सीजन मिला तो 2SO3 बन गया, और इसमें जल मिला देंगे थोड़ा, यहाँ देखिए जल मिला देंगे 2SO3 प्लस H2O, तो यहाँ पे H2SO4 ये वाला जो है ये वाला अम्ल बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, ये वाला अम्ल बन गया। समझ में आएगा, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो आज